डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला जी। तो आइए हम देखते हैं कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे जी। डायमेंशंस डिस्क्राइब द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटीज। ईच बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल which are written within square brackets is called dimensions of that physical quantity। इसमें ये बताया जा रहा है जी कि जो डायमेंशंस होती हैं वो किसी भी क्वांटिटी की फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। फिजिकल नेचर से मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी की वो प्रॉपर्टी जो मेजर की जा सकती हैं, लाइक उसकी लेंथ, मैस, टाइम वगैरह जो होता है, ठीक है। तो डायमेंशन बेसिकली फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास डायमेंशंस की वो ये है जी कि ईच बेसिक मेजरेबल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। याद रखिएगा जी, डायमेंशंस के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। और उस स्पेसिफिक सिंबल को आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के इन साइड पे लिखना होता है। तो फिर वो हमारे पास उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि डायमेंशन ऑफ लेंथ लिखें, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक सिंबल आप यूज़ करेंगे वो कैपिटल एल होगा, जिसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो फिर ये हमारे पास लेंथ की डायमेंशंस बन जाएंगी। अब ये लेंथ हमारे पास किसी भी तरह की भी हो सकती है, ये फुट में भी हो सकती है, ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, ये इंचेस में भी हो सकती है, किसी भी यूनिट में हमारे पास हो सकती है। और लेंथ याद रखिएगा वो है जिसके यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर्स आ रहे हैं, इंचेस आ रहे हैं, फुट में, किसी में भी है, वो लेंथ ही हमारे पास काउंट होगी। ये मैटर नहीं करता कि वो रेडियस है, वो डायमीटर है, वो आर्क है, कुछ भी हो, जो लेंथ होगी तो याद रखिएगा उसके लिए आप लोगों ने हमेशा कैपिटल एल ही यूज करनी होती है डायमेंशन। सिमिलरली अगर मैथ्स की डायमेंशन चेक करनी हो तो याद रखिएगा मैथ्स के लिए जो स्पेसिफिक सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल एम होता है। जब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो ये फिर डायमेंशन ऑफ मैथ्स बन जाती हैं। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ टाइम के लिए जो स्पेसिफिक सिंबल होगा वो कैपिटल टी होगा, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो फिर ये डायमेंशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। डायमेंशन ऑफ करंट अगर फाइंड करना हो तो उसको हम लोग कैपिटल एक साथ लिखते हो, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड पर लिख देते हैं जी। तो आपके सामने तो मैंने टोटल 4 डायमेंशन लिखी हैं बेसिक। याद रखिए टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, तो सातों की हमारे पास डायमेंशन होती हैं जो स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। फिर इन क्वांटिटीज की मदद से आप लोग दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं जिनको हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज की अगर आप लोगों ने उनकी डायमेंशन लिखनी होंगी तो वो आप लोग बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन की मदद से लिख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे एरिया की डायमेंशन लिखनी है, अब एरिया हमारे पास बेस क्वांटिटी तो नहीं है, ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसकी अगर डायमेंशन लिखनी है तो वो मैं बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन की मदद से ही लिखूंगा। हमें अच्छे तरीके से पता है कि एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। अब लेंथ की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल एल, ब्रेथ जो है वो भी हमारे पास लेंथ ही है, बेसिकली डिस्टेंस ही है, तो उसकी डायमेंशन भी कैपिटल एल ही होती हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे यू विल गेट एल स्क्वायर। सो द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर विच इज राइट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली अगर वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी तो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस ही है ना कोई लेंथ ही है, तो इसकी डायमेंशन लोग कैपिटल एल यूज कर लोगे, और जो टाइम है उसकी डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी होती है, वो अपन अपनी जगह पर लिख देंगे। ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, तो आप लोग करके क्या कर देंगे, एल टी -1 लिख देंगे। याद रखिएगा इन दोनों के लिए आप लोगों ने एक सिंगल्स के ब्रैकेट यूज करनी है। अगर आप वेलोसिटी की ये डायमेंशन लिखेंगे तो ये गलत काउंट होंगी, ये डायमेंशन ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं उन सबको आप लोगों ने एक सिंगल्स के ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। तो बहरहाल जी हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशंस बन जाती हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करनी हो तब भी आप ये टेक्निक यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी ओवर टाइम, ऊपर आप वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं, नीचे आप टाइम की डायमेंशन लिखते हैं, दोनों को सॉल्व कर दें, यू विल गेट एल टी -2। सिमिलरली फोर्स की डायमेंशन भी फाइंड आउट की जा सकती हैं। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, मैस की डायमेंशन कैपिटल एम होती हैं और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप लोगों ने ये फाइंड की हुई है। सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करें, सिंगल्स के ब्रैकेट के अंदर लिखें तो हम लोगों के पास बन जाता है एम एल टी -2। सिमिलरली वर्क की डायमेंशन फाइंड करनी हो तो फार्मूला हमारे पास एफ डी होता है। फोर्स की डायमेंशन पुट करें, डी हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ जो कि लेंथ की रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फोर्स की डायमेंशन भी यहाँ पे लिखें जो कि ऑलरेडी ये फाइंड की हुई है। डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल होगी, सॉल्व करेंगे यू विल गेट एम एल स्क्वायर टी -2। तो ये हमारे पास वर्क की डायमेंशंस बन जाती हैं।
एक और चीज़ याद रखिएगा जी कि जो डायमेंशन वर्क की होती हैं, वही डायमेंशन एनर्जी की भी होती हैं। चाहे वो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक है या चाहे वो हमारे पास पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैटर नहीं करता। तो जो डायमेंशन वर्क की होती हैं, वही डायमेंशन हमारे पास एनर्जी की भी होती हैं जी। अब हम ये चेक करते हैं कि इस डायमेंशंस के एडवांटेजेस क्या हैं, हम ये डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं। तो नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। इसके दो बेसिकली एडवांटेजेस हैं। एक हमारे पास है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर आप लोगों के सामने कोई भी इक्वेशन लिख दी जाए और पूछा जाए कि क्या ये इक्वेशन फिजिकली ठीक है या नहीं है, तो आप लोग उसको डायमेंशन एनालिसिस की मदद से बता सकते हो। कैसे जी? If the dimensions of physical equation on both sides of equation are the same, then the equation will be dimensionally correct. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग किसी भी इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशंस को सेम प्रूव कर देते हो, मतलब जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पर आती हैं वही डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन की आ जाए, तो उसका ये मतलब होता है कि ये इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं जी, होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर भी आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस को प्रूव करते हो जो कि इक्वल टू आती हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशंस की। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये फिजिकली करेक्ट हो जाती है जी, या फिर डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट हो जाती है जी। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे इस इक्वेशन की डायमेंशंस को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ है। चाहे फाइनल वेलोसिटी लिखा हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ हो, होगी तो वेलोसिटी। तो याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी वो एग्जैक्टली वही डायमेंशंस होंगी जो वेलोसिटी की होती हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी तो वेलोसिटी है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फिर हमारे पास रहती हैं एल टी माइनस वन, दैट इज राइट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सिमिलरली राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को लिखें जी, तो राइट हैंड साइड पे देखें तो लिखा हुआ है वी आई प्लस ए टी। पहले आप लोग वी आई की डायमेंशन लिख लें जो कि वेलोसिटी की बनेगी, प्लस फिर आगे आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखते हैं दैट इज एल टी माइनस टू, और फिर आगे टाइम की डायमेंशन लिख दी गई है दैट इज कैपिटल टी। आप इस साइड को सॉल्व कर दें, जहाँ पे देखें ये टी माइनस टू जब इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, तो टी माइनस वन यहाँ पर बच जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन प्रॉब्लम के पास ये बन जाएगी एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, दोनों को ऐड अप कर लें, यू विल गेट टू टाइम एल टी माइनस वन। तो राइट हैंड साइड पे देखा जाए तो टू टाइम्स के ब्रैकेट के अंदर एल टी माइनस वन लिखा हुआ आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो जस्ट एल टी माइनस वन लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जी ये जो टू है ये हमारे पास एक प्योर नंबर है, एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन के साथ कोई लिंक नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आती हैं वो एल टी माइनस वन आ रही हैं, और राइट हैंड साइड की अगर आप डायमेंशन देखें तो वो एल टी माइनस वन आ रही हैं। टू कांस्टेंट है जो कि मैटर नहीं करा, आपने जस्ट डायमेंशन देखनी होती हैं। तो दोनों साइड्स की डायमेंशन हमारे पास सेम प्रूफ हो गई हैं। इसका ये मतलब है कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। एक और इक्वेशन हम यहाँ पे सपोज करते हैं दैट इज v इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल डिवाइड बाई एम, दैट इज राइट विद इन अंडर रूट। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास वेलोसिटी लिखी हुई है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती हैं एल टी माइनस वन, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के इन साइड पर लिख दिया है। आप राइट हैंड साइड पे देखें तो एफ क्रॉस एल डिवाइड बाई एम लिखा हुआ है अंडर रूट के साथ। तो आप इस की डायमेंशन लिख दें एफ क्रॉस एल डिवाइड बाई एम की फॉर्म में। पहले आप लोग लिखेंगे एफ की डायमेंशन जो कि एम एल टी माइनस टू बन जाती हैं, फिर आप लोग लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे जो कि कैपिटल एल बन जाती हैं, और फिर नीचे आप मैथ की डायमेंशन लिखेंगे जो कि कैपिटल एम बन जाती हैं। इस अंडर रूट की जगह पर मैंने होल पावर वन बाई टू कर दिया है। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला जो m है वो इस m के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो जो रिमेनिंग टर्म आपके पास फिर बचेगी, ये l और ये l आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा, t माइनस टू आ जाएगा, और ये वन बाई टू इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये वन बाई टू एल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और t माइनस टू से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जस्ट एल टी माइनस वन बन जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई थी एल टी माइनस वन, वही हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ रही हैं एल टी माइनस वन। तो हम ये बोलेंगे फिर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा जी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो जाती है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट होगी, ये फिर चांसेस आगे बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट साबित हो जाती है, प्रूफ हो जाती है, तो वो इक्वेशन कभी भी फिजिकली करेक्ट नहीं हो सकती जी। ठीक है जी। सेकंड हम लोग इसका एडवांटेज देखते हैं तो वो है हमारे पास ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से कोई भी पॉसिबल फार्मूला जो है वो ड्राइव
कर सकते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस हेल्प अस टू ड्राइव द फार्मूला ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पर जी हमारे सामने कोई हमें एक टारगेट दे दिया गया जी कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी मे डिपेंड्स आर। यहाँ पर आपको ये पूछा बताया जा रहा है जी कि आप लोगों ने बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करने हैं। उसके लिए जो रिलेशन बनता है वो आप लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है, और जो टाइम पीरियड है इसको आप लोगों ने फाइंड भी करना है डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का आप लोगों ने रिलेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। और नीचे आपको ये बताया जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है जिसको मैंने स्मॉल एल से लिख दिया है। टाइम पीरियड जो है वो मैस ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है जिसे हम जी के साथ लिखते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये इसके डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट लेंगे कुछ इस फॉर्म में थे। तो देखें जी, जो टाइम पीरियड है वो मैस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा कि टी प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर बी जी रेज टू पावर सी। अब ये जो पावर लिख दी है मैंने ए बी सी, ये इसी वजह से लिखे कि मैं चेक करूं कि भाई वो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। अगर तो ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उसका ये मतलब है कि इनके डायरेक्टली डिपेंडेंस कर रहा होगा। और कितने पे कर होगा, एम स्केयर पे कर रहा है, एम क्यूब पे कर रहा है, किस पे कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इनकी फार्मूलाज फाइंड आउट कर देते हैं जी। तो याद रखिएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी की आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव करनी हो तो वो जिन जिन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग, उन सब के आपने उसको प्रोपोर्शनल कर देना होता है। और उन सब के ऊपर आपने कुछ ना कुछ पावर्स लिख देनी होती हैं जी। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया जाता है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर जी जी रेज टू पावर सी। इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये कांस्टेंट क्या होगा ये हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग सिंपल कांस्टेंट ही लिख देते हैं जी। उसके बाद नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर ए बी एंड सी। हमारा टारगेट बेसिकली क्या होगा कि हम लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा जी। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले आप लोग जितने भी यहाँ पर हमारे पास फिजिकल पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, लाइक टाइम पीरियड लिखा हुआ है, मैस लिखा हुआ है, लेंथ लिखी हुई है, जी लिखी हुई है, इन सब की डायमेंशन लिख लें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो कि एल टी माइनस टू बन जाती हैं। फिर मैंने स्मॉल एल की डायमेंशन लिखी है जो कि कैपिटल एल बन जाती हैं। फिर स्मॉल एम की लिखी है जो कि कैपिटल एम बन जाती हैं। और फिर टाइम पीरियड की लिखी है जो कि हमारे पास कैपिटल टी बन जाती हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन सब की जगहों पर इनकी रिस्पेक्टिव डायमेंशंस को आप लोग सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो जब आप इनको इसकी जगह पे डायमेंशन को प्रूफ करेंगे तो टाइम पीरियड की जगह पर इसकी डायमेंशन आ जाएगी कैपिटल टी। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो कांस्टेंट की जगह पे लिख दिया है। इस एम की जगह पर स्मॉल मैस जो है उसकी जगह पर उसकी डायमेंशन पुट कर दिए कैपिटल एम, पावर ए भी लिख दिया है। लेंथ की जगह पर उसकी डायमेंशन लिख दी है कैपिटल एल, पावर बी भी लिख दी है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी जगह पर उसकी डायमेंशन लिख दी है एल टी माइनस टू पावर सी के साथ कर दिया है जी। अब आगे आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, इस पे सिंपल टाइम आ रहा है कांस्टेंट। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने एम के लिए लिखना है, फिर एल के लिए लिखना है और फिर टी के लिए लिखना है। तो यहाँ पर इस राइट हैंड साइड पे देखो तो जस्ट एक ही एम आ रहा है और वो मेरे पास जी है तो इसकी पावर ए बना दोगे। फिर लेंथ के लिए लिख रहे हैं तो लेंथ यहाँ पर भी आ रही है और इस जगह पर भी आ रही है, दोनों जगहों पर लेंथ आ रही है। तो दोनों लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम हो तो पावर आपस में एड अप बन जाती हैं। तो एल बन जाएगा बी प्लस सी, बी इधर से आ जाएगा और सी इस एल की पावर आ जाएगी तो एल बन जाएगा बी प्लस सी। फिर टाइम के लिए देखें तो टाइम भी जस्ट यहाँ पर लिखा हो तो ये माइनस टू सी बन जाएगा जी। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने दोनों साइड्स के एक्सपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करवाना होता है। लेफ्ट हैंड साइड के एक्सपोनेंट्स को और राइट हैंड साइड के एक्सपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करवा देना है। किन के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करवाना है, मैस मैस के, लेंथ के और टाइम के एक्सपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करवा देना होता है जी। अब सबसे पहले अगर मैं मैथ्स के लिए सॉल्व करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो मेरे पास कोई मैथ्स नहीं गिवन, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर फिर मैथ्स की पावर जीरो होगी। तो फिर जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा ए के, तो ये मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरे पास ए की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा लेंथ के लिए, तो लेफ्ट साइड पे कोई लेंथ भी नहीं लिखी हुई, उसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू जीरो होगी और राइट हैंड साइड पे बी प्लस सी आ जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो यहाँ से आप लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस सी के इक्वल। अब सी की वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं पता, पहले मैं सी की वैल्यू फाइंड करता हूँ जी। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यूज करूंगा टी को।
अब राइट हैंड साइड पे देखें तो -2c लिखा हुआ है पावर में, और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर 1 लिखी हुई है। तो 1 -2c इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल बन जाता है। यहाँ से आप c को निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। इस c को लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी +1/2। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1/2 बन जाती है। तो अब यहाँ पर देखें, आपने a की भी, b की भी और c की वैल्यू फाइंड कर दी है। इन तीनों वैल्यूज को आप लोग सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, t इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब a की पावर 0 आई थी वैल्यू, तो m रेज टू पावर 0 आ जाएगा। b की पावर 1/2 आई है तो l रेज टू पावर 1/2 बन जाएगा, और c की वैल्यू -1/2 आई है तो हमारे पास g के ऊपर -1/2 आ जाएगा जी। अब किसी भी चीज की पावर हो 0 तो वो इक्वल टू होता है 1 के, तो ये m यहाँ पे हो जाएगा खत्म, सिंपल कांस्टेंट। ये देखें g की पावर -1/2 है, जब डिवाइड में नीचे आएगा तो ये +1/2 बन जाएगा। इस सारे को आप लोग 1/2 पावर इसकी भी है, 1/2 पावर इसकी भी है, तो होल पावर 1/2 बनती है, जो कि हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट। सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट एल ओवर जी अंडर रूट। ये हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो जाता है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से नहीं ले सकते। ये कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आपको इसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना पड़ता है। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा जी। थैंक यू।